हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ऑनलाइन यूट्यूब लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जो आपका सेमेस्टर 2 है, जो इकोनॉमिक्स है वो उसका AC2 है। उसका हम लोग प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है उसको एनालाइज करेंगे। तो जो सबसे पहला है वो है आपका वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है अर्थशास्त्र की परिभाषा दीजिए। अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो सीमित संसाधनों से असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति का अध्ययन करता है, यानी जो हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उससे हम अपने जो डिज़ायर हैं, जो हमारे डिमांड है उसको हम पूरा कर सकें। अर्थशास्त्र की प्रकृति से क्या तात्पर्य है? अर्थशास्त्र की प्रकृति सामाजिक, वैज्ञानिक और व्यवहारिक है। फिर आपका जो तीसरा क्वेश्चन है वह है सूक्ष्म अर्थशास्त्र क्या है, यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। सूक्ष्म अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों जैसे उपभोक्ता, फर्म का अध्ययन किया जाता है। फिर आपका चौथा क्वेश्चन है समष्टि अर्थशास्त्र क्या है, यानी जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वह क्या है। समष्टि अर्थशास्त्र में पूरी अर्थव्यवस्था का समग्र रूप से अध्ययन किया जाता है, यानी जो देश की GDP वगैरह हो गया, नेशनल इनकम वगैरह हो गया, ये सब सारी चीज़ें हमें उसमें पढ़नी होती है। फिर जो आपका पांचवा क्वेश्चन है वो है सकारात्मक अर्थशास्त्र क्या है, यानी जो पॉजिटिव इकोनॉमी वो क्या है। सकारात्मक अर्थशास्त्र आर्थिक तत्वों और वास्तविक परिस्थितियों का अध्ययन करता है। फिर आपका छठा क्वेश्चन है मानक अर्थशास्त्र क्या है। मानक अर्थशास्त्र इस बात का अध्ययन करता है कि क्या होना चाहिए या क्या क्या जाना चाहिए। यहाँ पे ये मानक अर्थशास्त्र हमें बताता है कि सिचुएशन के अनुसार हमें किस प्रकार की डिसीजन लेना है। फिर आपका जो सातवां क्वेश्चन है वो है स्कार्सिटी क्या है। सीमित संसाधनों की तुलना में मानव आवश्यकताओं का असीमित होना दुर्लभता कहलाता है, यानी जब हम लोगों का जो नीड है वो अनलिमिटेड हो जाता है और जो रिसोर्सेस हैं जब लिमिटेड हो जाते हैं तब उसे दुर्लभता कहते हैं। फिर जो आपका आठवां क्वेश्चन है वो है अवसर लागत, यानी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है। किसी एक विकल्प को चुनने पर छोड़े गए सर्वोत्तम वैकल्पिक अवसर को मूल्य अवसर लागत कहलाता है। फिर जो आपका नौवां क्वेश्चन है वो है उत्पादन संभावना चक्र, यानी PPC क्या है। PPC दिए गए संसाधनों और तकनीक से दो वस्तुओं के अधिकतम संभावित उत्पादन के संयोजन को दर्शाता है। फिर आपका आठवां क्वेश्चन है सीमांत उपयोगिता क्या है, यानी मार्जिनल जो यूज़ है वो क्या है। किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से प्राप्त अतिरिक्त संतुष्टि को सीमांत उपयोगिता कहते हैं। मांग का नियम क्या है, यानी डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड क्या है। कीमत बढ़ने पर मांग घटती है और कीमत कीमत घटने पर मांग बढ़ती है। जब भी किसी चीज़ का कीमत बहुत ज़्यादा हाई रहता है, प्राइस हाई रहता है, तो लोग उसको कम परचेज करते हैं। लेकिन जब प्राइस कम हो जाता है, लोगों की जो परचेजिंग पावर है उसके अंडर आने लगती है, तो लोग उस चीज़ को बाय कर लेते हैं। फिर आपका जो 12वां क्वेश्चन है वो है मांग की सोच से क्या तात्पर्य है। मांग में परिवर्तन की संवेदनशीलता को मापती है। फिर आपका 13वां क्वेश्चन है उत्पादन फलन क्या है, संसाधन और उत्पादन के बीच तकनीकी संबंध। फिर आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। जो पहला क्वेश्चन है वो है आपका केंद्रीय आर्थिक समस्याओं को समझाइए। केंद्रीय आर्थिक समस्याएं संसाधनों की कमी के कारण उत्पन्न होती है। मनुष्य की आवश्यकताएं असीमित है, यानी जो हमारे पास जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं, लेकिन जो हमारे ह्यूमन की जो डिज़ायर है, जो नीड है वो अनलिमिटेड है, वो कभी भी फुलफिल नहीं होती है। जबकि संसाधन सीमित और उनके वैकल्पिक उपयोग होते हैं। जो हमारे पास सोर्सेस हैं वो लिमिटेड हैं और हम उनका यूज़ मल्टीपल ऑप्शन के थ्रू कर सकते हैं। इसीलिए प्रत्येक अर्थव्यवस्था को मुख्य रूप से 3 समस्याओं का सामना करना पड़ता है। क्या उत्पादन किया जाए और कितना और कैसे उत्पादन किया जाए और किसके लिए उत्पादन किया जाए। ये 3 पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा संसाधनों का पूर्ण उपयोग, आर्थिक विकास भी महत्वपूर्ण समस्याएं, यानी जब हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज रहेंगे तो उन रिसोर्सेज का यूज़ करके हम अपना इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे करें। इन समस्याओं का उद्देश्य सीमित संसाधनों का उचित एवं कुशल उपयोग करना है। फिर आपका दूसरा क्वेश्चन है सीमित उपयोगिता ह्रास नियम की व्याख्या करें। सीमित उपयोगिता ह्रास नियम बताता है कि अन्य परिस्थितियां समान रहने पर किसी वस्तु की लगातार अधिक इकाइयों का उपभोग करने से प्रत्येक अतिरिक्त इकाई से प्राप्त संतुष्टि घटती जाती है। उदाहरण के लिए प्यासे व्यक्ति को पानी का पहला गिलास अधिक संतुष्टि देगा, दूसरा उससे कम, तीसरा उससे भी कम। यानी यहाँ पे बताया जाता है कि जब भी किसी पर्सन का जो डिज़ायर है वो एक बार कंप्लीट हो जाता है, जब बार बार हम उस चीज़ को उसको देंगे तो धीरे धीरे उसका जो इंटरेस्ट है वो धीरे धीरे कम होने लगेगा और एक टाइम एक ऐसा आएगा जब उसका जो इंटरेस्ट है वो पूरी तरह ख़त्म हो जाएगा और वो इंटरेस्ट लेना ही बंद कर देगा। यहाँ पे वही कहा गया है एक निश्चित बिंदु पर सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाती है। यह नियम उपयोगिता के व्यवहार और संतुष्टि को समझने में महत्वपूर्ण है।
फिर जो आपका तीसरा क्वेश्चन है वो है उदासीनता वक्र विश्लेषण के अंतर्गत उपभोक्ता संतुलन को समझाइए। उदासीनता वक्र विश्लेषण में उपभोक्ता संतुलन उस स्थिति को कहते हैं जहां उपभोक्ता अपनी सीमित आय से अधिक संतुष्टि प्राप्त करता है, यानी जब किसी कंज्यूमर का जो परचेजिंग पावर होता है उससे अधिक वो सेटिस्फैक्शन, उससे अधिक वो अपने डिज़ायर को कंप्लीट कर लेता है, अपने रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर लेता है, तब उसे कहते हैं। संतुलन तब होता है जब बजट रेखा उच्चतम संभव उदासीनता वक्र को स्पर्श करती है। इस बिंदु पर उदासीनता वक्र की ढाल और बजट रेखा की ढाल समान होती है। इसे MRX XY और PX/PY से व्यक्त किया जाता है। संतुलन के लिए उदासीनता वक्र का मूल बिंदु की ओर उत्तल होना आवश्यक है। फिर जो आपका चौथा क्वेश्चन है वो है मांग को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों की व्याख्या कीजिए। मांग को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक हैं वस्तु की कीमत, उपभोक्ता की आय, संबंधित वस्तुओं की कीमत, रुचि की पसंद, रुचि और पसंद, जनसंख्या, आय का वितरण, विज्ञापन और भविष्य की अपेक्षाएं। यहाँ पे जो हम लोग का डिमांड है वो किन किन चीज़ों पे डिपेंड करती है और कौन कौन चीज़ें इफेक्ट करती है वो यहाँ पे दिया गया है। सामान्यतः वस्तु की कीमत बढ़ने पर उसकी मांग घटती है और कीमत घटने पर उसकी मांग बढ़ती है। उपभोक्ता की आय बढ़ने पर सामान्यतः वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है। स्थापना और पूरक वस्तुएं की कीमत में परिवर्तन की भी मांग को प्रभावित करता है। फिर आपका पांचवा क्वेश्चन है पूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकार में अंतर बताइए। ये आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में आने के चांसेस हैं। पूर्ण प्रतियोगिता में बहुत से क्रेता और विक्रेता होते तथा वस्तुएं समरूप होती है। फर्म कीमत को स्वीकार करती है। इसके विपरीत एकाधिकार में किसी वस्तु या सेवा एक ही प्रमुख विक्रेता होता है और निकट विकल्प उपलब्ध नहीं होते। पूर्ण प्रतियोगिता में बाजार में प्रवेश और निकास अपेक्षाकृत स्वतंत्र होता है, जबकि एकाधिकार में प्रवेश बाधाएं होती है। पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म प्राइस टेकर और जबकि एकाधिकार में फर्म प्राइस मेकर के रूप में काम करती है। यहाँ पे बताया गया है कि जो आपका जो पूर्ण प्रतियोगिता है वहाँ पे हम कभी भी मार्केट से निकल सकते हैं और अपने प्रोडक्ट को ला सकते हैं, जबकि एकाधिकार में मोनोपोली होती है। जो प्रोडक्ट होता है किसी एक पर्सन के पास होता है और वही सारी चीज़ें डिसाइड करता है। फिर यहाँ से आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन स्टार्ट होता है, एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका अर्थशास्त्र की प्रकृति और क्षेत्र की विस्तार से व्याख्या कीजिए। अर्थशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है जो मनुष्य की आर्थिक गतिविधियों तथा सीमित संसाधनों के उचित उपयोग का अध्ययन करता है। इसकी प्रकृति सामाजिक, वैज्ञानिक और व्यवहारिक है। यह सामाजिक विज्ञान है क्योंकि इसका संबंध मानव के आर्थिक व्यवहार से है। यहाँ पे बताया गया कि जो हम लोग का अर्थशास्त्र एक वैज्ञानिक और सामाजिक एक सब्जेक्ट है और इसमें हम जो ह्यूमन बिहेवियर के डिज़ायर और उसके बिहेवियरल को पढ़ते हैं। यह वैज्ञानिक है क्योंकि आर्थिक तथ्यों और सिद्धांतों का व्यवस्थित अध्ययन किया जाता है। यह व्यवहारिक है क्योंकि इसके सिद्धांतों का उपयोग आर्थिक समस्याओं के समाधान में किया जाता है। ये बिहेवियरल और इसका जो यूज़ हम लोग कहाँ पे करते हैं, जो हम लोग का इकोनॉमिक प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने में करते हैं। अर्थशास्त्र का क्षेत्र बहुत व्यापक है, यानी इसका जो एरिया है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है। इसमें उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण, मांग, पूर्ति, कीमत, आय, रोजगार और आर्थिक विकास का अध्ययन किया जाता है। अर्थशास्त्र को मुख्य रूप से सूक्ष्म अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में बांटा जाता है, यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिवाइड किया जाता है। सूक्ष्म अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत उपभोक्ता, कर्म और बाजार का अध्ययन करता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र राष्ट्र, आय, रोजगार, मुद्रास्फीति और आर्थिक विकास जैसी समस्याओं का अध्ययन कराता है। फिर जो आपका दूसरा क्वेश्चन है वो है स्कार्सिटी एंड चॉइस की अवधारणा को समझिए तथा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की सहायता से स्पष्ट कीजिए। यह क्वेश्चन आपका एक इम्पॉर्टेंट है। स्कार्सिटी यानी दुर्लभता का अर्थ है कि मानव की आवश्यकताएं सीमित है जबकि उन्हें पूरे करने का जो संसाधन है वह सीमित है। मतलब यहाँ पे बताया गया है कि जो हम लोगों का जो डिज़ायर है, जो हम लोग का रिक्वायरमेंट है वो अनलिमिटेड है, वो कभी ख़त्म ही नहीं हो सकती। लेकिन हमारे जो नेचर में हमारे जो अर्थ के अंदर जो रिसोर्सेज हैं वो क्या है, लिमिटेड है, जबकि इसके अलावा संसाधनों में अनेक वैकल्पिक उपयोग होते हैं। लेकिन हम जो रिसोर्सेज हैं उसका मल्टीपल उपयोग कर सकते हैं, हमारे पास ऑप्शंस होते हैं। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति, फर्म और सरकार को उपलब्ध संसाधनों में से किसी एक उपयोग का चुनाव करना पड़ता है। इसे चॉइस कहते हैं, यानी चयन कहते हैं। किसी एक विकल्प को चुनने पर दूसरे सर्वोत्तम विकल्प को छोड़ना पड़ता है, जिसे अवसर लागत अपॉर्चुनिटी कॉस्ट करते हैं। यदि हम किसी एक ऑप्शन को चुनते हैं तो ऑब्वियसली हमें दूसरे ऑप्शन को छोड़ना पड़ता है और इसी को ही क्या कहते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। फिर आपका है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। दिए गए संसाधनों और तकनीकी से पूर्ण एवं कुशल
उपयोग से दो वस्तुओं के अधिनियम संभावित उत्पादन संयोजन को दर्शाता है। पीपीसी दुर्लभता, चुनाव, अवसर, लागत को समझाने में सहायता करता है। पीपीसी पर स्थित बिंदुओं संसाधनों में पूर्ण उपयोग को दर्शाते हैं, जबकि वक्र के अंदर के बिंदु संसाधनों के अपूर्ण उपयोग को दिखाते हैं। पीपीसी सामान्यतः बाएं से दाएं नीचे की ओर झुका होता है। फिर आपका जो थर्ड क्वेश्चन है वो है कार्डियल यूटिलिटी अप्रोच की व्याख्या कीजिए तथा सीमांत उपयोगिता ह्रास के नियम को समझाइए। कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच के अनुसार उपयोगिता को संख्यात्मक रूप से मापा जाता है, यानी हम इसको नंबर में माप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। इस दृष्टिकोण में उपयोगिता को काल्पनिक इकाई यूटिल में व्यक्त किया जाता है। इसके अनुसार उपभोक्ता अपनी सीमित आय का उपयोग इस प्रकार करता है कि उसे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो। मतलब वो उसका मनी वो इस प्रकार यूज़ करता है ताकि वो उसका मैक्सिमम यूटिलिटी हो और साथ ही साथ उसको मैक्सिमम बेनिफिट हो। इस दृष्टिकोण से उपयोगिता यानी जो टीयू है और जो सीमांत यानी मार्जिनल यूनिट है महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम बताता है कि अन्य परिस्थितियां समान रहने पर किसी वस्तु की लगातार अधिक इकाइयों का उपयोग करने से प्रत्येक इकाई से प्राप्त सीमांत उपयोगिता घटती रहती है। लेकिन जब हम रेगुलर यूज़ करते रहते हैं तो उसका जो अतिरिक्त इकाई सीमांत उपयोगिता है वो क्या होती रहती, घटती रहती है। उदाहरण के लिए प्यासे व्यक्ति को पानी का पहला गिलास बहुत अधिक संतुष्टि देता है, दूसरा उससे कम और तीसरा उससे भी कम। यानी एक टाइम पे एक ऐसा पॉइंट आएगा जब उसे पानी बिल्कुल भी पसंद नहीं रहेगा। इसी प्रकार जो हमारा इंटरेस्ट है आफ्टर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम वो पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो जाएगा, कंप्लीटली खत्म हो जाएगा। इस प्रकार उपभोग बढ़ने के साथ सीमांत उपयोगिता घटती है और एक बिंदु पर शून्य हो जाती है। फिर जो आपका चौथा क्वेश्चन है वो है ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच की व्याख्या कीजिए तथा उदासीनता चक्र की विशेषता बताइए। मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, सॉरी फॉर। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। उदासीनता वक्र विश्लेषण द्वारा उपभोक्ता संतुलन की व्याख्या कीजिए। उदासीनता वक्र विश्लेषण में उपभोक्ता संतुलन उस स्थिति को कहते हैं जहां उपभोक्ता अपनी सीमित आय और वस्तुओं की कीमत के आधार पर अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करता है। यानी जब किसी व्यक्ति को पता हो कि हम लोग का जो लिमिटेड इनकम है वो कितना है और जो प्रोडक्ट है उसका जो वैल्यू है वो पता रहता है और उसके आधार पर वो परचेस करता है। इसी को हम लोग क्या करते हैं, इसी से हम लोग क्या अपने आप को सेटिस्फैक्शन प्राप्त करते हैं। हम लोग का जो डिज़ायर है वो कंप्लीट होता है, हम लोग का जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल होता है। उपभोक्ता संतुलन के लिए बजट रेखा उच्चतम संभव उदासीनता वक्र को स्पर्श करती है। स्पर्श बिंदु पर उदासीनता वक्र की ढाल बजट रेखा की ढाल समान होती है। संतुलन की स्थिति को इस प्रकार लिखा जाता है MRSXY बराबर PX/PY, जहाँ MRSXY सीमांत प्रतिस्थान दर और PX/PY दोनों वस्तुओं की कीमत का अनुपात होता है। संतुलन के लिए उदासीनता वक्र के मूल बिंदु की ओर उत्तल होना आवश्यक है। यह उपभोक्ता निम्न उदासीनता वक्र पर है तो वह अपनी आय पुनर्विन्यास करके अधिक संतुष्टि प्राप्त कर सकता है। इसलिए उच्चतम संभव उदासीनता वक्र और बजट रेखा का स्पर्श बिंदु उपभोक्ता के अधिकतम संतुष्टि वाले संतुलन को दर्शाता है। फिर आपका जो छठा क्वेश्चन है वो है मांग के नियम की व्याख्या कीजिए तथा इसके प्रमुख निर्धारकों को समझाइए। मांग का नियम बताता है कि अन्य परिस्थितियों समान रहने पर किसी वस्तु की कीमत और उसकी मांग की मात्रा में संबंध होता है। यानी जो हम लोग का डिफरेंट जो सिचुएशंस हैं और जो हम लोग का जो प्राइस ऑफ प्रोडक्ट है और साथ ही साथ जो डिमांड है उन दोनों के बीच में रिलेशन होता है। अर्थात कीमत बढ़ने पर मांग घटती है और कीमत घटने पर मांग बढ़ती है। इसलिए मांग वक्र हमेशा नीचे की ओर झुका होता है। मांग को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारण हैं वस्तु की कीमत, उपभोक्ता की आय, संबंधित वस्तुओं की कीमत, रुचि और पसंद, जनसंख्या, आय का वितरण, विज्ञापन और भविष्य की अपेक्षाएं। ये सब सारी चीज़ें किसको इफेक्ट करती हैं, हमारे डिमांड को इफेक्ट करती हैं। मांग का लोच क्या है, जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके प्रकार एवं महत्व की व्याख्या कीजिए। मांग की लोच से आशय मांग की मात्रा में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन और उसके निर्धारक में होने वाली प्रतिशत परिवर्तन के अनुपात से यह बताती है कि कीमत आय या संबंधित वस्तुओं की कीमत में से परिवर्तन होने पर मांग कितनी बदलती है। मांग की लोच मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। जो पहला है वो प्राइस इलास्टिसिटी, कीमत में परिवर्तन के कारण मांग में परिवर्तन। फिर आपका जो दूसरा है वो है इनकम इलास्टिसिटी, आय में परिवर्तन के कारण मांग में परिवर्तन। फिर आपका है क्रॉस इलास्टिसिटी, यानी संबंधित वस्तु की कीमत में परिवर्तन के कारण किसी वस्तु की मांग में परिवर्तन। फिर जो आपका है लास्ट पॉइंट इस क्वेश्चन का है वो है मांग की लोच का महत्व मूल्य निर्धारण, उत्पादन योजना, कर नीति और
व्यापारिक निर्णयों में है। उत्पादन लॉट का आधार पर कीमत और उत्पादन संबंधी निर्णय ले सकते हैं। फिर जो आपका ये है लास्ट क्वेश्चन है, उत्पादन फलन का तात्पर्य क्या है? आपातकाल में परिवर्तनशील अनुपात के नियम की व्याख्या कीजिए। उत्पादन फलन उत्पादन के साधनों और उनसे प्राप्त अधिकतम उत्पादन के बीच तकनीकी संबंध को दर्शाता है। इसे सामान्यतः Q = F × L.K के द्वारा व्यक्त किया जाता है, जहां Q उत्पादन, L श्रम और K कैपिटल को दर्शाता है। आपातकाल में कुछ साधन स्थिर और कुछ परिवर्तनीय होते हैं। इस स्थिति में परिवर्तन का अनुपात नियम यानी लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन लागू होता है। इसके अनुसार स्थिर साधन को समान रखते हुए परिवर्तन साधन की मात्रा बढ़ाने पर उत्पादन पहले बढ़ती दर से फिर घटती दर से बढ़ता है, अंत में घट भी सकता है। इसी के साथ जो आपका क्वेश्चन है वो ख़त्म होता है, PYQs। आई होप आपको जो सारे क्वेश्चन है वो समझ में आएंगे और यहाँ से आपके जो 70 से 80% चांसेस है कि ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में मैच कर जाए। इसीलिए ये आपका लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इसे अंत तक देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो और भी आपके सेमेस्टर 2 के इंफॉर्मेटिव और जो आपके इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं वो मैं लेके आऊँ। यदि आपको किसी सब्जेक्ट का डिमांड है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।